अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के हवाले से भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक 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 वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज। और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है। लेकिन तार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों, अभी आप जो बात सुन रहे हैं ये डॉक्टर कमर चीमा जो पाकिस्तान से हैं और साजिद तरार साहब जो कि यूएस बेस पॉलिटिशियन हैं और ये कानून के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कमर चीमा ने शायद कुछ और सुनने की खातिर तारिर साहब से जो सवाल किया कि इंडिया में जो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में लेके कि वो कैसा होने जा रहा है उसके और वो वहाँ से क्या फ़र्क पड़ेगा देश की इकोनॉमी पे ऊपर, शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। परंतु जो तारिक साहब ने जवाब दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया। दोस्तों ये पूरी वीडियो आप डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पर भी देख सकते हैं। ये सारा श्रेय उनको ही होता है, उन्होंने ही ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे, तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की ओर, सुनते हैं पहले, फिर साथ में उनको जवाब भी देंगे। चीमा साहब, मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। चीमा साहब, नहीं, जो अभी आपने कहा कि ये हिंदुओं का वेटिकन सिटी बनने जा रहा है, तो वेटिकन सिटी तो कहीं स्टैंड नहीं करता। आप थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। वेटिकन सिटी में कितने लोग हर साल माथा टेकने के लिए जाते हैं? सिर्फ 90 लाख। आप आंकड़े देखेंगे, सिर्फ 90 लाख। और हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में ही बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं। और आपके जो मक्का में भी हैं, जहाँ पे 57 कंट्री मुसलमान कंट्री देश हैं जो कि मक्का मदीना में ही हज करने वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ लोग जाते हैं। और उसमें भी ऑलमोस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन होता है। 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का जाते हैं हर साल हज करने के लिए। तो लेकिन जो हमारे यहाँ पे मंदिर है, थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि ये चीज़ आप लोग बहुत बोलते हैं इस बात को लेके कि वेटिकन सिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुनिए थोड़ा सा कि जैसे मक्का में 2 करोड़ लोग जाते हैं, हमारे यहाँ पे जो कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वहाँ पे 2.5 करोड़ लोग हर साल माथा टेकने के लिए जाते हैं, तमिलनाडु में है जो। और हमारे यहाँ जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब अमृतसर में है, यहाँ पे 3 करोड़ लोग हर साल माथा टेकने के लिए आते हैं। और जो अयोध्या में बन रहा है ये जो राम मंदिर है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 5 करोड़ लोग हर साल माथा टेकने आएंगे अपनी श्रद्धा के साथ। तो आप देखिए, आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वहाँ वो तो हमारे साथ स्टैंड ही नहीं करती चीज़ें, बल्कि ये उल्टा होने जा रहा है। अब इस नाम से जाना जाएगा
कि अयोध्या नंबर 1 पर है इन सारी मामलों में, लेकिन वैसे भी हमारे हिंदुस्तान के बहुत से तीर्थ स्थल ऑलरेडी आ गए हैं। आप लोगों के दिमाग में शायद यही है कि वेटनी सिटी ज्यादा वो है, मुसलमानों के लिए मक्का ज्यादा, ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और जितने तीर्थ यात्री आपके वहां पे मक्का में या वेटनी सिटी में जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो अभी भी हमारे देश में गोल्डन टेम्पल में और हिंदू मंदिरों में जाते रहे। तो हम लोग कभी ऐसा क्लेम नहीं करते रहे हैं। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर जरूर कि 22 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई है, जबकि सारे लोगों को मना कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ पर आम पब्लिक ना आए, क्योंकि बाद में आप आइएगा अभी मत आना। 23 तारीख को ही यहाँ पर 5 लाख लोगों ने माथा टेका, पैर रखने की शहर में जगह नहीं थी। बसों को मना कर दिया गया, जबकि योगी जी की तरफ से पूरी हिदायत दी गई। बस वालों को मना कर दिया कि शहर में बस कोई नहीं आएगी। जो इवन प्राइवेट टैक्सी वालों को रोका गया बॉर्डर के ऊपर के कोई अंदर नहीं जाएगा, शहर में इतना वो है, भक्तों का जो हजूम है वहां पे इस समय। इवन के वीआईपी एंट्री बंद कर दी गई, सारे मंत्रियों को कह दिया गया कि कोई भी नहीं जाएगा इस समय अयोध्या में। उसके बावजूद भी लोगों का जो हजूम था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग पूरी रात लाइनों में खड़े रहे, पूरी रात कि यार हमारा नंबर ना हट जाए। 5 लाख लोगों ने कल माथा टेका। और आज 24 तारीख है, ऐसे सवेरे से लोग मतलब पूरी रात लाइन में लगे रहे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम मत्था टेक के निकले। तो आप देखिए श्रद्धा कितनी है लोगों में, क्योंकि इतने साल का उनको एक अवसर मिला है उनको अपने प्रभु से दर्शन करने का। तो ऐसी भावना और ऐसी श्रद्धा नहीं होती पाकिस्तान के लोगों में। वो मक्का भी जाते हैं तो वहां पे जैसा कि आप लोगों की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वहां जाके वो भीख मांगने और जेब काटनी शुरू कर देते हैं। उनमें वो श्रद्धा भाव नहीं होती है, वो तो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। देखिए बाबरी मस्जिद बनी, चलिए आगे देखते हैं। नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से, एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये एंगल। अब दूसरा, मैं एज अ लॉ स्टूडेंट इसका एंगल बताना चाहूंगा। यहां पे मैं ये भी बल्कि मेंशन करना जरूरी है, लोग इसको ज्यादातर कवर नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। वो 1859 तक दोनों मजहब वहां पे इकट्ठे इबादत करते रहे। इसको ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट किया था। और इस वक्त कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में ज्यादा डिवीजन को उन्होंने इंक्रीज किया। ये भी एक थ्योरी है इसमें। और फिर उसके बाद इससे अगली स्टेज पे चलें तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक हो? उसके बाद फिर उन्होंने वहां से 25 किलोमीटर दूर एक फासले के ऊपर एक जगह दी है जहां पे उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद बना लें, और वहां पे बना रहे हैं मस्जिद। बल्कि यहां पे आपको इंकिशाफ ये करूंगा कि लोग नफरतों में आते हैं तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत गलत बात है। दिस इज अ 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर नफरतों की, अग्रेशन की, दहशतगर्दी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, उस मस्जिद को बनाने वाली कमेटी के जो हेड है शेख साहब, इस बीजेपी के मेंबर।
तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल। तरार साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालने वाले काम किए थे, लेकिन ये जो कोर्ट में पहली दफा जो इसका केस था वो 1853 में ही रजिस्टर्ड करा दिया गया था ब्रिटिश कोर्ट के अंदर। उस समय भी बाबर मस्जिद को लेके हिंदुओं ने अपना क्लेम उस समय ही करना शुरू कर दिया था, कोई आज नया नहीं था। और जो उसके बाद कोर्ट का अब जो फैसला आया हैगा 2 नवंबर 2019 में जो आया फैसला, उसके अंदर जो 5 जज थे, आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया गया, हर तरह के चीजें वेरीफाई करने के बाद जज साहब ने डिसीजन लिए। लेकिन जो 5 जजों की बेंच थी उसके अंदर एक जज मोमडन कम्युनिटी से भी रखा गया था, ताकि कल को कोई ये बात का ऑब्जेक्शन ना कर सके। और ये डिसीजन 5 जजों ने यूनानिमसली पास किया है, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने इसके विरुद्ध में भी किसी ने वोटिंग करी हो। तो ये सारी चीजें कोर्ट के थ्रू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले ले सकती है। तभी इतने साल लगे, कोई प्रेशराइज नहीं कर सका कोर्ट को। जब उसको उचित लगा कि सारी चीजें पूरी हो गई, तभी उन्होंने ये फैसला दिया और ये राम मंदिर बना। से बात करना चाहूंगा, कल 2 बड़े लिबरल मीडिया आउटलेट्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की, अफसोस हुआ, बीबीसी पे और CNN। दोनों ने ये पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है कि मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से उस एरिया के अंदर ओप्रेस किया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है, वो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं, डर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी। मैंने इसको परसू करने की कोशिश की, अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, अपने सिख दोस्तों से पूछा, अपने भारतीय मुसलमान दोस्तों से पूछा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लिबरल मीडिया है, अल्टीमेटली उन्हें तो बताना होता है कि वहां पे जुल्म और सितम की दास्तानें लिखी जा रही है। अब पूरी दुनिया की मीडिया, क्योंकि इंडिया जो तरक्की कर रहा है उसको देखकर लोगों को हजम नहीं हो रहा। मीडिया खरीदी हुई होती है, आप भी जानते हैं, हर देश में। ये बीबीसी हुई, CNN, ये खरीदा हुआ है मीडिया। हमारे देश के बहुत से पत्रकार भी इन्होंने खरीदे हुए हैं, जो कि इंडिया में रहकर इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं। बीबीसी कई बार पकड़ा गया अपनी इस करतूतों के कारण से। अभी एक जो लिंक क्विक लिंक है वो भी पकड़ा गया, पाकिस्तान चाइना से मतलब संबंधित जो चला रहे थे चैनल यहाँ पे। तो बहुत से मीडिया, इनका काम ही प्रोपोगंडा करना है, वायर इस समय प्रोपोगंडा कर रहा है, पर हासिल कुछ नहीं होना। देश सच्चाई के आगे से सारी चीजें हार जाती हैं। ये बहुत प्रोपोगंडा चलाया इन्होंने, कोरोना के टाइम बहुत प्रोपोगंडा चलाया हमारे देश में कि बहुत से पत्रकार हैं, मेरे को नाम लेने में कोई परेशानी, बरखा दत्त हुई जैसे, रवीश कुमार हुआ जैसे, अजीत अंजुम हुआ, और से कई पत्रकार हैं जो कि सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए, अभिषार शर्मा बीच में शामिल है उसमें, तो अपना मकसद पूरा करने के लिए ये लोग पत्रकारिता करते हैं। देश से कोई लेना देना नहीं इन लोगों को, इनको देश की यूनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं, इनका अपना मकसद पूरा होना चाहिए। एक टूल किट के तहत काम करती है ये मीडिया सारी। ये बिके हुए लोग हैं, इनकी कोई बातों पर ध्यान नहीं देता। अब जो मर्जी ये सोचते रहें, लेकिन लोगों का एक अपना मूड है ना, क्योंकि राम की जो आत्मा है लोगों के मतलब कि इस देश में बसती है। राम एक आत्मा है जो कि देश के निवासियों में बसते हैं, तो उनको ये लोग निकाल नहीं पाएंगे, कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए मीडिया, कुछ उसको वो डिफेम नहीं कर पाएंगे। We have to move forward with it. आगे हमने यहां से किस तरह बढ़ना है, हमने आगे किस तरह जाना है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कल खुद एक इवेंट यहाँ पे अटेंड किया था और मेरा मैसेज ये था कि आई केम विद द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी टू मूव फॉरवर्ड। हम सदियों से यहां रह रहे हैं और सदियां यहां इकट्ठे रहेंगे। क्या हम इसी स्टेटस को में रहना चाहते हैं, नफरतों में? क्या यह सोल्यूशन है इस चीज का? क्या जंगे और दहशतगर्दी ही सोल्यूशन है इस चीज का? मेरे ख्याल में नहीं। 2000 माएं अपने बच्चे जाया कर चुकी है। हमने इस ट्रैक पर नहीं जाना। दैट इज व्हाट माय मैसेज इज। और मैंने कल यही मैसेज दिया था कि माय मैसेज इज लव एंड हार्मनी। अब दूसरा उसमें चीमा साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर USA दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में
the way the Muslims and the way the Pakistan need to move forward with it to normalize the relationship and start the trade with that. मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए मेरे ख्याल में। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक, लेकिन स्पीड इज स्लो। इसमें मैं यही कहूंगा कि एक तो मैं अरे साहब, आप बहुत बार इनको समझाते हैं पाकिस्तान को कि इनको इंडिया से संबंध सुधार लेने चाहिए, इंडिया इज ए राइजिंग कंट्री, इसको इनके साथ मिलकर चलकर इनका भी अपना फायदा हो सकता है। परंतु इनके जो अब डॉक्टर चीमा भी बेचारे क्या कर सकते हैं, जो ऊपर बैठे आका है वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने इतने साल से लोगों को एक नफरत का चूरन तो खिलाया है, जिसके दम पे उन्होंने राज किया है, जिसके दम पर उन्होंने काम किया। अपने देश में उन्होंने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई हैं, कोई लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी है, नो के आश्रय उन्होंने अपनी यंग जनरेशन को छोड़ दिया। तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? कोई उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको खाने की इतनी समस्याएं हैं, कारोबार उनके पास नहीं है, तो वो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, गालियां ही निकालेंगे लोगों को। जो अच्छी बात करेगा उसको गाली निकालेंगे, जैसे कि आप कहते हो कि आपको बहुत से लोग ट्वीट पर इधर उधर सोशल प्लेटफॉर्म पे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो लोगों का काम ही है, क्योंकि उनको जब तक कोई सही प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी वहां की सरकार, तब तक वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे। कि पाकिस्तान हैज रिटेलिएटेड टुवर्ड्स ईरान। अब उससे अगली अच्छी चीज जो हो रही है कि 29 जनवरी को ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग टू पाकिस्तान। दैट इज अ गुड साइन। जो आज मुझे मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ पाकिस्तान को अच्छी बात भी करूं, ये अच्छी बात थी। नेगेटिव बात ये थी कि आज इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई है, टेरर थ्रेट है। इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? दूसरी आज की रिपोर्ट आई है कि आईएमएफ ने बताया है कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में कितने पैसे चाहिए वापस करने के लिए, अबाउट $75 बिलियन आपको चाहिए होगा। और मैं तीसरा मुझे गिला ये है, 2 जलसे हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। वजीर आजम साहब ने मानसेरा जलसा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं होता तो आज दूध की नहरें होती, आप कराची से चलते तो आप पेशावर 2 घंटे पहुंच जाते। मैं मान ली बात, मियां साहब मैंने मानी। मियां साहब पिछली बातें छोड़े, आगे बताएं क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आगे कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, यहां कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमें कर्जे हमारी जान छूटेगी? किस तरीके से आपके पास कौन सा प्लान है जिसके अंदर हमारी नई जनरेशन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे? आप किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे? मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आपके खिलाफ 4 जजों ने फैसला ये दे दिया था, आप लंदन चले गए। वो माजी है, सारा मुस्तकबिल दिखाए मियां साहब हमें, और वो कोई भी बात नहीं कर रहा। मेरा दुख ये आज फिर दोबारा यही दुख है कि उसके बारे में कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो साहब जलसे में गए हैं, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये इनको ये चीजें समझ में आएंगी और वो अच्छे काम करेंगे। भारत में जो ये मंदिर बनने जा रहा है, ये एक भारत की एक खाली मंदिर ही नहीं है, एक ये राष्ट्रीय मंदिर है। भारत की एक पहचान बनेगा, कल को जाके हिंदुत्व की एक पहचान बनेगा। दूसरे देश के लोगों के लिए या दूसरे धर्म के लोगों के लिए जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल थे, उनसे ये कई गुना आगे बढ़ेगा और कई गुना से इसमें यहाँ पे यात्री आया जाया करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।